चलिए गाइस बात करते हैं जेपी पावर, जिसको हम जयप्रकाश पावर वेंचर भी बोलते हैं। और ये कंपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आई है। कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरी रात नहीं सोने देंगी। तुम उठ कर ये सोचोगे कि मार्केट खुले तो हम कुछ करें, क्योंकि खबरें निकल के जो सामने आ रही हैं वो जयप्रकाश पावर वेंचर की जो पेरेंट कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएशन को लेकर हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जयप्रकाश एसोसिएशन अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में अटकी हुई है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। तो समझते हैं कि भाई खबर क्या है जिसका असर जेपी पावर के ऊपर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर जयप्रकाश एसोसिएशन खोल लेते हैं। आप इधर देखिए, जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड खोल लिया गया है। कंपनी अभी के टाइम पे आईबीसी के अंदर है और अभी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी लिमिटेड कर दी है। हर दिन कुछ परसेंट में ही जो शेयर है इसका मूव हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर यानी जयप्रकाश एसोसिएशन के ऊपर प्राइस बैंड लगा दिया गया है। तो मार्केट में अभी तो जयप्रकाश एसोसिएट को लेकर एक मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपनी ऊपर जाएगी और वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब गिरावट आने वाली है। मतलब कि जयप्रकाश एसोसिएट को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन अब जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एक बार क्विक में समझें तो हम अच्छे से जानते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अभी आईआरपी स्टेज में है। मतलब कि इस कंपनी का पूरा जो ऑपरेशन है, जो भी कंपनी काम करती है, अभी के टाइम पे इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल्स के अंदर आता है। वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको आईआरपी बोलते हैं। प्रमोटर के पास कोई भी अधिकार अभी नहीं है। इसीलिए कुछ डेज हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है, फिर रुक जाती है। प्राइस मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और इस वजह से मार्केट में कन्फ्यूज़न भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यही जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कंपनी गुजर रही है, यही प्रोसेस डिसाइड करेगा कि कौन सा बिडर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने वाला है। इस बात को समझिए, जब कोई भी कंपनी अपना लोन इंटरेस्ट टाइम पे नहीं चुकाती तो उसका लेंडर वो कोई भी हो सकता है, वो एक बैंक हो सकता है, वो एक एनबीएफसी कंपनी हो सकती है, उसके खिलाफ एक इंसॉल्वेंसी केस फाइल करते हैं। ये जो केस होता है जिसको एनसीएलटी ही संभालता है, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही संभालता है, और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर स्टे लगा दी जाती है। मतलब कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता उस कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पर जो ये एनसीएलटी है, ये एक इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस अपॉइंट करता है, जिसको आईआरपी बोलते हैं। और यही आईआरपी कंपनी के प्रमोटर से कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लेता है। तो ये जो एनसीएलटी है यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक तरह का कोर्ट होता है जो आईआरपी को हायर करता है, अपॉइंटेड करता है, और सारा का सारा कंट्रोल जो प्रमोटर्स के पास होता है वो आईआरपी ले लेते हैं। अब टेम्परेरी बेसिस पे आईआरपी ही जयप्रकाश एसोसिएशन के एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, और जो भी डिसीजन होगा कंपनी का अब से आईआरपी के हाथ में ही रहेगा। यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं जैसे मनोज गौर, वो कुछ भी नहीं कर सकते बिना आईआरपी के अप्रूवल के। और ये जो आईआरपी है इसके बाद एक बड़ा काम करता है, सब क्रेडिटर्स को बुलाता है, चाहे वो बैंक्स हो, बॉन्ड होल्डर्स हो, एनबीएफसीज हो, सबको बुलाया जाता है। सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाया जाता, और इनको बुलाकर एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी को बोलते हैं सीओसी, इसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यानी कि जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड ने जिससे भी कर्ज लिया है, जितने भी जगहों से कर्ज लिया है, उन सबको इकट्ठा करके एक कमेटी बनाता है आईआरपी, जिसको सीओसी बोलते हैं। इस कमेटी का नाम होता है सीओसी, यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। और हर क्रेडिटर का जो वोट होता है वो उसके अमाउंट के प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने ज़्यादा लोन दिया होगा इस कंपनी को, उसका वोट ज़्यादा वैल्यूबल होगा। एग्जाम्पल, एसबीआई का जो लोन है वो 20,000 करोड़ का है, और आईसीआईसीआई का जो लोन है वो 5,000 करोड़ का है। तो एसबीआई का जो वोटिंग पावर है वो ज़्यादा होगा। अब आईआरपी दूसरा काम करता है, जो कोर्ट होता है जिसके द्वारा आईआरपी डिसाइड किए जाते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं, वो पहले तो कंपनी की सारी पावर ले लेते हैं, प्रमोटर के हाथ में कुछ नहीं रहता। उसके बाद ये एक सीओसी ग्रुप बनाते हैं, यानी कि कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर ग्रुप बनाते हैं, जिसके अंदर सभी क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद ये दूसरा काम करते हैं, पब्लिक को नोटिस देते हैं। यानी कि ये एक नोटिस सेंड करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं या कौन इन्वेस्टर जयप्रकाश पावर एसोसिएशन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जैसे जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदने के लिए जिंदल पावर सामने आई है, वेदांता सामने आई है, अडानी ग्रुप सामने आया है, पीएनसी इंफ्राटेक भी सामने आया है।
तो आईआरपी इनसे बोलता है कि अपना रिसोल्यूशन प्लान सबमिट करो। तो ये अपना प्लान सबमिट करते हैं, जिसमें ये जो कंपनीज़ हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं जयप्रकाश को खरीदने के लिए, वो लिखती हैं कि भाई हम कितना पैसा कंपनी में देंगे, कितने पैसे में कंपनी खरीदना चाहते हैं, हम कितना लोन रीपे कर देंगे वन टाइम में, कैसे बिजनेस को हम रिवाइव करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं कंपनी के, उनके साथ क्या होगा, ये भी उस प्लान के अंदर वो लिखते हैं। इसके बाद काम आता है सीओसी का, जिन्होंने जयप्रकाश को पैसे दिए थे उनका काम आता है। सीओसी सब बिडर्स का प्लान डिटेल में देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई किसने सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर किए हैं, किसने प्रैक्टिकल प्लान दिया है, कौन कंपनी को चलाने में कैपेबल है, और हर बिडर को प्रेजेंट करने का मौका पूरा मिलता है। उसके बाद वोटिंग होती है और मिनिमम 66% जिस भी बिडर के पास वोटिंग चली जाती है उसके हाथ में कंपनी आ जाती है। यानी कि जिस बिडर का प्लान 66% से ज़्यादा वोट अप्रूवल कर लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जिंदल पावर का प्लान सीओसी को बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, उनको लगा कि भाई हमारा सारा कर्ज निकल जाएगा, तो वो उसको विनिंग बिड में रख देंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई ओल्डर शेयर होल्डर्स का क्या होता है। तो ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है। कई केस में जो ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, डाइल्यूशन में चली जाती है। और जो भी बिडर होता है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो जिंदल पावर हो या कोई अदर हो, उसके पास 100% पावर आ जाती है। आईआरपी उसको 100% पावर दे देता है। अब वो चाहे तो शेयर होल्डर्स को दे, चाहे तो वो ना दे। क्योंकि ये जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले तो क्रेडिटर यानी जो बैंक्स होते हैं उनको रिकवर करने का सबसे पहले रखा जाता है, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में रखा जाता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को अभी जयप्रकाश एसोसिएशन को लेकर बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि आईबीसी प्रोसेस के अंदर शेयर होल्डर सबसे लास्ट में होते हैं। अब जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर लगभग 55,000 करोड़ का कर्ज है। जो भी बिडर, चाहे वो जिंदल हो, वेदांता हो या अडानी हो, जो भी जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदेगा उसका मेन फोकस होगा कि पहले बैंक का पैसा चुकाया जाए। और इसीलिए शेयर होल्डर्स का जो पैसा है नॉन रिकवरेबल रिस्क जोन में होता है। शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तो बात अलग है बाद में, या फिर जो सीओसी हैं यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जिनका पैसा जयप्रकाश एसोसिएशन पे अटका हुआ है, अगर वो ये डिसाइड कर लें कि भाई ओल्ड शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा स्टेक दे दें, तो कहीं बात कुछ और है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऐसा कभी करना चाहेंगे। ये बहुत रेयर केस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जेट एयरवे में ऐसा हुआ था, थोड़ा स्टेक दिया गया था बैंक के द्वारा ओल्ड शेयर होल्डर्स को, लेकिन उस केस में भी उसकी वैल्यू बहुत ही कम थी, 0 के बराबर ही थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर जो भी नया ओनर आता है, चाहे वो अडानी आए, जिंदल पावर आए या वेदांता आए, अगर वो चाहे तो कंपनी को डिलिस्ट कर दे और जितने भी पुराने शेयर्स हैं वो ट्रेडिंग से हट जाएं, वो चाहे तो ये कर सकता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच नहीं पाएंगे और उनका सारा पैसा डूब जाएगा। अब इतना कुछ समझने के बाद एक इम्पोर्टेंट बात और समझ लेते हैं कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर है, ये तो बात जयप्रकाश एसोसिएशन की हो गई, लेकिन अगर जयप्रकाश पावर वेंचर की बात करें, क्या जयप्रकाश पावर वेंचर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर सब्सिडरी है जयप्रकाश एसोसिएट की। जयप्रकाश एसोसिएट एक पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे ही जयप्रकाश पावर वेंचर आती है। तो अब सवाल ये आता है, क्या जयप्रकाश पावर एसोसिएशन अगर डीलिस्ट हो गया तो क्या जेपी पावर भी डीलिस्ट हो जाएगा? तो शॉर्ट में अगर इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर है नहीं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जयप्रकाश एसोसिएशन आईबीसी प्रोसेस में गया है, लेकिन जयप्रकाश पावर वाला नहीं गया है। जेपी पावर का अपना इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी है, अपना बोर्ड है, मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल भी अलग अलग हैं। तो अगर जयप्रकाश एसोसिएशन डीलिस्ट हो जाता है तो जयप्रकाश पावर वेंचर में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बल्कि आप ये समझिए, जो ये एसोसिएशन वाली कंपनी है इसके पास 24% का शेयर जयप्रकाश पावर वेंचर का पड़ा हुआ है। तो जो भी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदेगी उसके पास 24% की हिस्सेदारी जयप्रकाश पावर वेंचर की चली जाएगी, और कहीं ना कहीं जयप्रकाश पावर वेंचर को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। और अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं जयप्रकाश पावर वेंचर में बाइंग की प्लानिंग बना रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं जयप्रकाश एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएशन के चलते हुए ही जयप्रकाश पावर वेंचर में हमें हलचल देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसी कोई बड़ी अपडेट, जैसी कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।